देखो ये हमारी रिफ्लेक्स आर्क है। तो रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन में वो एक्शंस होते हैं जो सडन हमारी बॉडी में होते हैं। जिनके लिए कि अगर हमारा ब्रेन तक वो इन्फॉर्मेशन जाएगी तो हमें डैमेज हो सकता है। फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, अगर कोई बहुत गर्म चीज़ छू ली जाए, टच की जाए, तो हाथ हटने में और टच करने के बीच का जो टाइम गैप होता है, वो बहुत कम होता है। अदरवाइज़ तो हाथ जल जाएगा। तो होता क्या है, ये जिस तरह के जो रिस्पॉन्स होते हैं, क्विक रिस्पॉन्स जो होते हैं, ये हमारे रिफ्लेक्सेस में आ जाते हैं। और रिफ्लेक्सेस डेवलप होते हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कंटीन्यूअस प्रैक्टिस से, ठीक है? तो होता क्या है कि जैसे कोई भी चीज़ टच की, तो ये सेंसरी न्यूरॉन हमने पढ़ा हुआ था कि सेंसरी वो होती हैं जो हम इन्फॉर्मेशन को ब्रेन की डायरेक्शन में लेके आती है, फ्रॉम ऑर्गन टू ब्रेन। सेंसरी इसको लेकर के जाएगी बैकबोन में। अब ये बैकबोन से ब्रेन तक नहीं जाएगी, बैकबोन में ही एक छोटा-सा पार्ट होगा जिसको हम लोग रिले कहते हैं। यहाँ पर ब्रेन ऑर्डर नहीं लेगा, यहाँ पे रिले से ही ऑर्डर आ जाएगा और रिले ऑर्डर देगा मोटर को। और यहीं से मोटर ऑर्डर लेकर के जाएगा और ये जो हमारी इफेक्टर मसल्स होगी, जो हैंड को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करेगी, वो क्या करेगी कि हाथ को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी और हाथ हमारा पीछे हट जाएगा। ये जो पूरा पाथवे बना हुआ है, तो ये हमारे स्किन में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। रिसेप्टर ने लिया, सेंसरी ने इसको लिया, सेंसरी के बाद फिर ये हमारे बैकबोन में गया, बैकबोन में गया, ये बैकबोन में गया, बैकबोन से फिर हमारा इसमें आया, मोटर में आया, मोटर से हमारा इफेक्टर में आया। तो इस पूरे पाथवे को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ठीक है? तो ये एक्शंस अगर इनकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगी और ब्रेन से फिर ऑर्डर आएँगे, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, जिससे डैमेज हो सकता है। इस डैमेज को रोकने के लिए ये एक अरेंजमेंट है, तो ये अचानक से होने वाले एक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शंस बोलते हैं, ठीक है? तो ये थे हमारे कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में। और इसके बाद आप पढ़ते हैं नर्व कंडक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इफ यू वांट, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है। अब देखो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स जो मेन चीज़ है, आपको पढ़ना है। हालाँकि ये भी आपको पता ही होगा, इसमें ईज़ी है, इट्स देयर इज़ नथिंग डिफिकल्ट। तो अब देखो इसमें मैं आपको नर्व कंडक्शन में एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये इसको आप नोट कर लेना, है ना? तो ये मेरा ही बनाया हुआ है, ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? अब देखो ये नर्व इम्पल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नर्व कंडक्शन होता कैसे? ये इम्पल्सेस जाते कैसे हैं? ये आयन्स के एक्सचेंज के थ्रू, जैसे नर्व हमारी वायर की तरह काम करती हैं, तो इन वायर्स में, न्यूरॉन्स में आगे की तरफ कंडक्ट कैसे होता है? तो इसको एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी जो ये एक्सप्लेन करती है कि हमारे नर्व्स में ये जो चार्जेस होते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे पहुँचते हैं और किस तरह से इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है। इसको सबसे अच्छा एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी है, इसको मेम्ब्रेन आयनिक थ्योरी बोलते हैं। और मेम्ब्रेन आयनिक थ्योरी क्या है? ये हुडकिन और हक्सले ने दिया था 1930 में। This theory states that electrical events in the nerve fiber generated by differential permeability। तो आयंस की डिफरेंशियल अलग-अलग परमेबिलिटी होने की वजह से, डिफरेंशियल परमेबिलिटी होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स होती है वो जनरेट होती है। और वो जो डिफरेंशियल परमेबिलिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट आयन के लिए अलग-अलग परमेबिलिटी होना। मतलब अलग-अलग आयन के लिए जो चैनल होते हैं वो अलग-अलग बिहेव करते हैं। किसी का कंडक्शन ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। अ, देखो differential permeability of its membrane to sodium and potassium ion, and these permeability are regulated by electric field across the membrane। अब देखो कैसे होता है। पहले होता है टू फेजेस में काम होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ नर्व। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब होता है कि ये वो समय है, ये वो टाइम है जब हमारे नर्व्स के अंदर किसी भी तरह की कमांड नहीं दी गई होती है, नहीं चल रही थी, नॉर्मल कंडीशन में। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ नर्व। एक्शन मेम्ब्रेन ऑफ पोटेंशियल ऑफ नर्व का मतलब होता है कि एक्शन पोटेंशियल वो स्टेट होती है जिस स्टेट में कोई भी कंडक्शन हो रहा होता है।
है ना? न्यूरॉन्स आपके कंडक्ट हो रहे होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे होता है? अब आ जाते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल में। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पोलराइज्ड स्टेट, है ना? अब गौर से मेरी बात को समझिएगा। देखो क्या है कि 1 मिनट मैं ज़रा तुम लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? नो सर, स्क्रीन पे नहीं नहीं है। सर। अरे तो बोलना चाहिए, मैं समझाए जा रहा हूँ, कोई बोल ही नहीं रहा। अरे भाई, बोला करो ना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कैसे समझ में आएगा जब तक आप बोलोगे नहीं। देखो कहाँ गया, शुरू से स्टार्टिंग से फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। वो मैं एक्सप्लेन कर चुका था, मुझे लगा आप लोग देख रहे हो, किसी ने बोला ही नहीं कि देख नहीं रहा। देखो, तो मेम्ब्रेन आयनिक थ्योरी, है ना? तो मेम्ब्रेन आयनिक थ्योरी ये हुडकिंस और हक्सले ने दिया, ठीक है ना? और इन्होंने क्या किया कि 1930 में, लेट 1930 में ये थ्योरी प्रपोज की, है ना? और ये थ्योरी क्या ये कहती है कि this theory states that electrical events in the nerve fiber generated by difference permeability of its membrane to the sodium and potassium ion। अब ये जो नर्व इम्पल्स होती है, ये क्यों कंडक्ट होती है? नर्व इम्पल्स कंडक्ट होता है डिफरेंशियल परमेबिलिटी की वजह से। मतलब ये जो हमारी न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन है, ये सोडियम और पोटेशियम दोनों के लिए अलग अलग बिहेव करती है, डिफरेंशियली बिहेव करती है। रीजन ये है क्योंकि इसमें जो चैनल है वो अलग अलग क्वांटिटी के आयंस को अंदर या बाहर ले जाते हैं। अभी देखेंगे कितने ले जाते हैं सोडियम और पोटेशियम के लिए। अब ये दो फेजेस में होता है। तो पहला फेज मैंने आपको बताया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो टाइम पीरियड होता है जिसमें जो मेम्ब्रेन होती है वो रेस्ट कर रही होती है, ठीक है? मतलब कि यहां पर किसी भी तरह का कंडक्शन नहीं हो रहा होता है। दूसरा होता है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ नर्व। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन फंक्शन कर रही होती है। आप देखिए रेस्टिंग पोटेंशियल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोलराइज्ड स्टेट। यहां पर जब ये पोलराइज्ड स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में होती है तो सोडियम पोटेशियम पंप पाए जाते हैं। अब ये देखिए एक तरह से एंटीपोर्ट है। तो ये क्या करती है नॉर्मल कंडीशन में, मेम्ब्रेन के अंदर दो सोडियम आयंस को पंप इन करती है और पोटेशियम आयन को पंप इन करती है और बाहर सोडियम आयन को पंप आउट करती है। मतलब कि मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड आईसीएफ, उसमें हाई पोटेशियम आयन है और लो सोडियम आयन है। बाहर की तरफ हाई सोडियम आयन है और लो पोटेशियम आयन है। कंपैरेटिवली अगर देखेंगे तो अंदर की तरफ टू पॉजिटिव चार्ज है और बाहर की तरफ 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से अगर कंपैरेटिवली देखेंगे, सो देयर इज वन मोर पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड एंड इन इनर साइड देयर विल बी अ नेगेटिव चार्ज। तो अंदर इसकी वजह से सोडियम आयन बाहर ज्यादा होते हैं, इसीलिए बाहर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। पोटेशियम आयन अंदर कम होते हैं, इसलिए अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इस तरह से रेस्टिंग पोटेंशियल के टाइम पे जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है। इस स्टेज को हम पोलराइज्ड मेम्ब्रेन बोलते हैं। जब भी किसी भी तरह का स्टिमुलस आता है तो मेम्ब्रेन डिपोलराइज हो जाती है। ये वैसे ही होता है जैसे कि आप पानी में, एक शांत पानी में, काम वाटर में एक जगह पर पत्थर मारते हो और एक वेव क्रिएट होती है और वो वेव आगे की तरफ प्रोपेगेट करती जाती है। सेम वे ऐसे ही होता है। तो जो आपने पत्थर मारा, दैट वाज ए काइंड ऑफ स्टिमुलस। उसी तरह से यहां पर भी होता है कि किसी भी पार्ट में टच किया गया या कोई भी सेंसेस आया, स्टिमुलस आया, दैट वर्क लाइक ए वेव, और वो उसको हम लोग बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है मेम्ब्रेन डिपोलराइज हो जाती है। व्हेन थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इज अप्लाइड, जब भी स्टिमुलस आता है, अब देखो जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है तो यहां पर क्या होता है
ये ए साइट है, ये बी साइट है और ये सी साइट है। रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन स्टार्ट्स पोलरिटी रिवर्स, उल्टा हो जाता है। अब ये पंप उल्टा काम करने लगते हैं और यहां पे डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, पोलरिटी रिवर्स हो जाती है। सोडियम आयन अंदर आने लगेंगे, पोटेशियम आयन बाहर जाने लगेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या कि ऊपर की तरफ मेम्ब्रेन में इस साइड पे नेगेटिव आयन जनरेट, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दोनों ही तरफ यही चीज होगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व इंपल्स, इसको हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं नर्व इंपल्स का। आप देखिए क्या होता है, इसके बाद यहां पे नेगेटिव हो गया तो इसके आगे वाली जो साइड थी, इसके आगे वाली जो साइड थी वहां से पॉजिटिव आयन इधर मूव करने लगेगा। ठीक है, और अंदर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव आयन ए से बी साइड पे मूव करने लगेंगे। इसके बाद यही क्रम चलता रहेगा, सीक्वेंस चलता रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाने के बाद फिर क्या होगा, ये वाला जब पॉजिटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव रह जाएगा। तो इसी तरह से अंदर की तरफ करंट साइड ए से बी में आएगी, बी से सी में आएगी, और ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखेंगे बाहर की तरफ नर्व में, तो जो आयंस होंगे वो उल्टा मूव करेंगे, मतलब बी से ए की तरफ मूव करेंगे और फिर सी से बी की तरफ मूव करेंगे, तो ऊपर की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में और अंदर की तरफ आगे की तरफ। इस तरह से करंट फ्लो फ्रॉम साइड ए टू बी इन इनर साइड ऑफ द सरफेस, ऑन द आउटर साइड ऑफ द करंट सरफेस करंट फ्लो फ्रॉम बी टू द ए, द इंपल्सेस एक्शन पोटेंशियल गोज फ्रॉम ए टू बी। समझ आया कैसे फंक्शन करता है नर्व इंपल्सेस? क्लियर भाई, बताइए। ओके चलो ग्रेट। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं लिया? ले लिया सब लोगों ने? ये दो ही चीजों का स्क्रीनशॉट लेना था, एक इसका डिपोलराइजेशन वाले का, और दूसरा मैं फिर से पीछे वाला कर देता हूं, अगर किसी ने नहीं लिया तो उसका भी ले लीजिए, इस वाले पार्ट का। ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको खुद से नोट कर लीजिएगा। इफ यू वांट आप इसका भी ले सकते हो। तो ये था हमारा अब देखिए, क्लियर भाई? ठीक, अब देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस। तो इंपल्स ट्रांसमिट कैसे होती है? नहीं दिया, ठीक है। अब दो तरह के, अब एक दो न्यूरॉन्स के बीच में, अब ये मैं खुद से आपको ड्रॉ करके बता देता हूं, समझा के बताता हूं। देखो क्या होता है कि दो न्यूरॉन्स के बीच में, है ना, तो आप सबको पता है कि एक न्यूरॉन ये हो गया फॉर एग्जांपल, देखो एक न्यूरॉन ये हो गया और दूसरा न्यूरॉन एक और हो गया, ये दूसरा इसके बाद न्यूरॉन है। तो एक के बाद एक न्यूरॉन ऐसे होते हैं, और ये न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ में कैसे फंक्शन करते हैं, जैसे कि ये इसी तरह से फंक्शन करते हैं, अ, जिससे वायर्स होती है। तो दूसरा न्यूरॉन हो गया। तो दो न्यूरॉन्स के बीच में यहां पर आप देखेंगे कि ये जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इस एरिया को हम लोग बोलते हैं साइनैप्स, है ना, इसे आप साइनैप्स कहते हैं। अब देखो साइनैप्स में
ऊपर से सपोज दैट इंफॉर्मेशन ऊपर से आ रही है ना, ऊपर की तरफ से, मतलब स्टिमुलस इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहां से स्टिमुलस आया है कोई, स्टिमुलस यहां से यहां आ रहा है, फिर दोनों न्यूरॉन्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, इनके बीच में गैप होता है, कुछ करते भी हैं टच और कुछ नहीं भी करते हैं, तो यहां से यहां नॉर्मली ये नहीं करते हैं, तो यहां से यहां इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हुआ, ठीक है, साइनेप्स के बीच में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हुआ जहां पर दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे थे। अब ये कैसे हो रहा है, ये बात हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये समझने वाले हैं, ठीक है। तो पहले वाले को हम लोग बोलेंगे, ये वाला ना है, इस वाले पार्ट को, इसे हम लोग कहेंगे, वी विल कॉल इट प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, साइनेप्स के पहले वाला प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, और इधर है, इसे बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। आप देखो यहां पर जो साइनेप्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस, और दूसरे होते हैं केमिकल साइनेप्स। देखो जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं उनमें गैप जंक्शंस पाए जाते हैं। अब गैप जंक्शंस क्या होते हैं, देखिए, ये प्रीसाइनेप्टिक नोब हो गया, है ना, और ये दूसरा वाला हो गया, दिस इज, ये पोस्ट साइनेप्टिक नोब्स हो गया। इनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शंस पाए जाते हैं, जिनसे जो आयंस होते हैं सोडियम और पोटेशियम, ये डायरेक्टली ट्यूब्यूल्स के बने हुए कनेक्शंस होते हैं, तो इन कनेक्शंस से डायरेक्टली इंपल्सेस जाते हैं, तो बहुत स्पीड से इनमें इंपल्स चलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं गैप जंक्शंस। तो जो गैप जंक्शंस होते हैं, गैप जंक्शंस में हमेशा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस चलते हैं, ठीक है, चार्जेस ऊपर से आए और चार्जेस यहां से आए, इधर से, और यहाँ पे ट्रांसफर हो गए, डायरेक्टली ट्रांसफर हो गए, ठीक है। तो गैप जंक्शन ये जो बने होते हैं, ये स्मॉल ट्यूबुलर प्रोटीन के बने हुए होते हैं, है ना, और इनके थ्रू दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल ट्यूबुलर प्रोटीन। और खास बात क्या होती है, यहां पर इंफॉर्मेशन ट्रेवल फास्टर, लेकिन ये बहुत कम जगह पाए जाते हैं, ये उन जगहों पे पाए जाते हैं जहां पे ये जरूरी होता है कि इंफॉर्मेशन को बहुत स्पीड से चलना होता है। अब केमिकल वाले में क्या होता है, तो केमिकल वाले में देखो यहां पर दोनों के बीच में केमिकल रिलीज होता है, पहला वाला केमिकल रिलीज करता है, दूसरा वाला केमिकल रिसीव करता है, ठीक है। ये जो बीच में गैप है इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, है ना। अब यहां पर क्या होता है, नर्व एम्पल्सेस यहां पे पहुंचती हैं, ये प्री साइनेप्टिक नोब में नर्व इम्पल्स यहां पे पहुंची, यहां पे पहुंचने के बाद ये क्या होता है, नॉब में ये अंदर की तरफ कैल्शियम आयन एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है ना। तो यहां पर ये क्या करेगा, अंदर की तरफ कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, ये कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करेगा। कैल्शियम आयन एब्जॉर्ब होने की वजह से क्या होता है, यहां पर कुछ वेसाइकल्स होती हैं
वो नीचे आकर के केमिकल की रिसाइकिल होती है, नीचे आके बस्ट हो जाएगी। बस्ट होने के बाद ये केमिकल को यहाँ पे रिलीज कर देंगे। ये केमिकल जो रिलीज हुआ, ये केमिकल कहलाता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाने की वजह से, है ना, चार्ज जो आता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाने की वजह से अब यहाँ पर जो सोडियम आयन होते हैं, वो सोडियम आयन इसमें अलाउ हो जाते हैं एंटर करने के लिए। कहाँ पे? सोडियम आयन पहले वाले से दूसरे वाले में आ जाते हैं। यहाँ पे सोडियम आयन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ना, उसमें मैंने आपको वो जो डायग्राम दिया हुआ है ना, तो वहां पे फिर सोडियम आयन कैसे होते हैं, पूरी प्रोसेस हम लोगों ने, मैंने आपको बताई हुई है। बिल्कुल वही वो केमिकल कंडक्शन था जो हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये रिसेप्टर इसको रिसीव करेंगे, एसिटिल कोलिन को। एसिटिल कोलिन रिसीव होने, न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव करने के बाद, उसके बाद ये चैनल खुल जाएंगे और सोडियम आयन ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह से अब ये एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये कहलाते हैं हमारे क्या, केमिकल साइनेप्स। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स क्लियर है सबको? केमिकल साइनेप्स यस मैंने डिटेल में बताया था लास्ट क्लास में। सर, वो स्मॉल ट्यूबुलर प्रोटीन आपने वो गैप जंक्शन जो है वहां पे जो लाइंस बनाई है, उनको कहा है ना? क्या क्या? सर, स्मॉल ट्यूबुलर प्रोटीन उसके लिए यूज किया है ना, जो गैप जंक्शंस में वो ट्यूब्यूल्स बनाई है। हाँ बिल्कुल। डन भाई, हो गया। ठीक है भाई, किसी को इस कंडक्शन वाले पार्ट में कोई दिक्कत जो हम लोग? ठीक है। अच्छा, नहीं हुआ अभी? सर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में बॉडी में कहाँ है? समझा नहीं मेघना, क्या? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, अच्छा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन को क्विक एक से दूसरे में ट्रांसफर करना होता है, तो हमारे ब्रेन की न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स पाए जाते हैं। और बाकी ये केमिकल ट्रांसमिशन वैसे ही होता है जैसे मैंने आपको बताया हुआ था उस वाले में, उस वाले डायग्राम में। हमने वहां पे ये था, यहाँ पे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में हो रहा है। वहां पे हमने पढ़ा था स्केलेटल स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में, मैंने बताया था कि एक न्यूरॉन से दूसरे मसल में हो रहा है, बट इट ट्रांसफर इन द सेम वे। हो जाए तो मुझे मैसेज कीजिएगा।
कर लिया भाई? मदिया हो गया? ठीक है, चलिए मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब देखो पहले हम लोग समझ लेते हैं हमारे ये आई का स्ट्रक्चर और ईयर का, दो चीजें और बची हुई हैं, इस बात को समझ लेते हैं। तो पहले आई का स्ट्रक्चर वो इजी है, ईयर वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो आपको मैं अपनी तरह से समझाऊंगा। आई देखिए, अब ये हमारा आई है ना, आई में आप देख पा रहे हैं कि हमारी आई नॉर्मली 3 लेयर से मिलकर के बनी हुई होती है। तो अब बाहर वाली जो लेयर होती है, सबसे बाहर आप देखेंगे ये एक लेयर है, इसको हम स्क्लेरा कहते हैं। तो पहले हमारी स्क्लेरा हो जाती है, उसके बाद आप देख पा रहे हो दूसरी लेयर है कोरोइड, है ना? और स्क्लेरा और कोरोइड के बाद तीसरी वाली जो लेयर है वो है रेटिना, ठीक है? और इनके बीच में यहाँ पर देखेंगे पिगमेंटेड एपिथेलियल लेयर भी पाई जाती है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर ये हमारा जो स्क्लेरा आता है वो यहाँ पे आया और आने के बाद ये आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाता है, ठीक? और ये जाकर के कॉर्निया का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अ, ये जो गोल-गोल सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये आइरिस है, ठीक है? ये आइरिस फैलता और सिकुड़ता है और जो भी हमारे आइरिस का कलर होता है, वही कलर होता है हमारी आइज़ का। आइरिस के पीछे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लेंस लगा हुआ है। आइरिस के बीच में एक छेद है। ये छेद जो होता है, इसी से लाइट अंदर की तरफ एंटर करती है और ये जो आइरिस के अंदर जो ये होल है, इससे लाइट एंटर करती है और ये लाइट की इंटेंसिटी, अंदर जाने वाली लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, उस इंटेंसिटी को डिटरमाइन करता है ना? तो उस इंटेंसिटी को ये डिटरमाइन करके ये डिफाइन करता है कि कितनी लाइट अंदर जाएगी, कितनी लाइट नहीं बाहर अंदर जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे लाइट अंदर गई। लाइट अंदर जाने के बाद ये लाइट पीछे की तरफ टकराती है। जिस पार्ट में टकराती है, ठीक है? यहाँ पर आपको एक पॉइंट मैकुला दिखाई दे रहा है और यहाँ प यहीं पर एक पॉइंट होता है फोवस सेंट्रियलिस, है ना? येलो स्पॉट जिसको बोलते हैं। सबसे ज़्यादा क्लियर इमेज का फॉर्मेशन वहीं पर होता है, ठीक है? ये लाइट को सेंस करती है, सेंस करने के बाद यहाँ पर ऑप्टिक डिस्क जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्टिक नर्व्स पाई जाती हैं। ये इस इन्फॉर्मेशन को लेकर के बाहर जाती हैं। अब यहीं पर आईज़ में एक स्पॉट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, यहीं पर, इसी पॉइंट पे, जहाँ पे ऑप्टिक डिस्क पाई जाती है। दिस इज़ ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, ये स्पॉट और मैकुला में मैं लिख देता हूँ, मैकुला में ये होता है जिसको हम येलो स्पॉट बोलते हैं, येलो स्पॉट। ठीक है? या इसी को फोवा सेंट्रियलिस बोलते हैं, फोवा सेंट्रियलिस, फोविया सेंट्रियलिस, फोविया सेंट्रियलिस। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, फोविया सेंट्रियलिस वो जगह है जहां पे सबसे क्लियर इमेज बनती है। ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है जहां पर बिल्कुल इमेज का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, मतलब यहाँ पे इमेज नहीं बन सकती। तो रेटिना में वो पार्ट जहां पे सबसे क्लियर इमेज बनती है येलो स्पॉट या फोवा सेंट्रियलिस है, और रेटिना का वो पार्ट जहाँ पे बिल्कुल इमेज नहीं बनती है, दैट इज अ ब्लाइंड स्पॉट। और यहीं से ऑप्टिक नर्व जानती है। और ये ऑप्टिक नर्व्स हो गए, इसी के साथ में देखिए रीनल वेन्स वगैरह पड़ी हुई हैं, है ना? और रीनल आर्ट ये सॉरी रेटिनल वेन्स, रेटिनल आर्टरी पड़ी हुई हैं और ऑप्टिक नर्व से यहाँ से निकल करके ऑप्टिक नर्व जाती है और ये ब्रेन तक हमारे मैसेज को ले जाती है। अंदर की तरफ एक लिक्विड भरा हुआ है, उसको हम विट्रस बॉडी या विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है? बाहर की तरफ अब यहाँ पर देखिए, ये आपकी आइरिस हो गई और यहाँ पे बाहर की तरफ एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको हम एक्वस चैम्बर या एक्वस बॉडी बोलते हैं, है ना? एक्वस चैम्बर या एक्वस बॉडी होते हैं एंटीरियर पार्ट में, राइट? और एक और चीज़,
यहाँ पर एक कैनाल आपको दिखाई दे रही है, इसको स्क्लेमल कैनाल बोलते हैं। स्क्लेमल कैनाल क्या करती है, ये यहाँ भी दिखाए। स्क्लेमल कैनाल क्या करती है, जो विट्रस चेंबर है, इससे निकलने वाला जो लिक्विड खराब हो चुका होता है उसको ले जाती है ना? और यहाँ पे जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन है वो उसको लगातार सीक्रेट कर देती रहती है। तो इसका काम क्या होता है कि बार-बार लिक्विड को एक्सचेंज करना, जिससे कि बाहर वाला लिक्विड फ्रेश बना रहे, है ना? अंदर वाला लिक्विड कभी भी चेंज नहीं होता, बाहर वाला लिक्विड कंटीन्यूअसली चेंज होता रहता है। ये आप देख पा रहे हैं सिलरी बॉडी है। सिलरी बॉडी वो मसल्स हैं जिनकी हेल्प से ये लेंस यहाँ पे लटका हुआ होता है। क्लियर भाई? आई का यस सर। स्ट्रक्चर। मदीहा, मेघना, फौजिया। Yes, sir. हाउ आर यू आयशा? Fine, sir. फाइन। तो इस बार वाला भरा हुआ है फॉर्म, फिलअप किया हुआ है? Yes, sir. अच्छा। फिर अभी 12th आया वाला? नहीं है ना? हाँ, अभी तो नहीं आया होगा। अभी नहीं आया। हाँ नहीं, अभी तो नहीं आया। ये 12th वाला तैयार कर लिया है सही से, बढ़िया से? yes, sir. प्री बोर्ड्स हो रहे थे अभी, कल ही खत्म हुआ। अच्छा, कल ही खत्म हुआ है। ओके ओके, कल नहीं, परसों खत्म हुआ। परसों खत्म हुआ। अच्छा, चलो कोशिश करो इसी बार एकदम निकल जाए, है ना? तैयारी प्रॉपर बैच में ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है? तो ह्यूमन फिजियोलॉजी तो ऐसा इट इज, वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश, है ना? और बाकी भी किसी में स्टार्ट करें तो ज्वाइन कर लेना। तो हालांकि फिजियोलॉजी तो हमने पढ़ी थी ना आयशा, क्या? Yes, sir. आपने पढ़ाई थी। मैंने पढ़ाई थी ना, हाँ, तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, वैसे भी वो पूछ ये लेना। नोट्स है मेरे पास। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत हो, इसके पहले वाले पार्ट में कोई दिक्कत हो मुझसे पूछ लेना। ओके सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ह्यूमन आई, है ना? तो ह्यूमन आई में कुछ अगर देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो वो मैं लिखा देता हूं जो क्वेश्चन के फॉर्म में है, जो पूछी गई, इनफैक्ट जो मैंने आपको बताया ना, येलो स्पॉट वाला पूछा हुआ क्वेश्चन है, फोविया सेंट्रलिस वाला पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? और नोट करो, चलो। ह्यूमन आई is made up of three coats. Human eye is made up of three coats. 3 लेयर से बनी होती है, अभी मैंने आपको बताया। The outer is made up of sclera and cornea. Sclera and cornea. Middle is made up of choroid, ciliary and iris. Inner is made up of retina. ठीक है? तो आउटर, मिडिल और इनर, हम आई को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट, कॉर्निया इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है। कॉर्निया इज अवेस्कुलर, दैट इज it gets no vascular supply, फुल स्टॉप। इसी में नेक्स्ट पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस पार्ट ऑफ आई एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, दिस पार्ट ऑफ आई एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना के लिखेंगे। द कॉर्निया वॉज फर्स्ट ऑर्गन to be successfully transplanted. Cornea was the first organ to be successfully transplanted because it lacks blood supply.
ठीक है, देखो ये कैनाल ऑफ स्केम मैंने आपको लिखा है, ये स्केम कैनाल मैंने यहाँ पे ये स्केम कैनाल्स है ना, नोट करेंगे। द स्केम कैनाल, जो कैनाल ऑफ स्केम भी इनको बोलते हैं, फ्रॉम एंटीरियर चेंबर the aqueous humor which is continuously produced, तो मैंने आपको बताया कि एपिथेलियल मेम्ब्रेन यहां पे जो है वो कंटिन्यूअल ये एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करती रहती है। फ्रॉम एंटीरियर चेंबर द एक्वस ह्यूमर विच इज कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस्ड is drained off into canal of Schim and then into blood. Canal of Schim and then into blood. और नोट करेंगे, iris is a muscular diaphragm containing pigment giving eye color. ठीक है, अब नेक्स्ट, रेटिना, sorry, a small yellowish area of the retina, the small yellowish area of retina lying exactly opposite to center of cornea named macula lutea, or yellow spot, macula lutea or yellow spot, which have a shallow depression, called fovea centralis, full stop. The fovea centralis has cone cells only, underline करेंगे, the fovea centralis have cone cells only, It is devoid of rods and blood vessels, fovea centralis is the place of most
clear vision. ठीक. Sir, fovea centralis. Fovea centralis is the site for या place for most clear vision. ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है. ठीक. और next, lens is composed of epithelial cells that have large amount of clear vision, that have large amount of clear protoplasm, large amount of clear protoplasm, in form of fibers. Next point, the epithelium of ciliary process or ciliary body, the epithelium of ciliary process continuously secrete aqueous humor. It is replaced continuously. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, विट्रस ह्यूमर इज नेवर रिप्लेस्ड. एक बार भर गया भरा ही रह जाता है. ठीक है. बाकी तो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे ये बनता है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे नहीं होता. क्लियर है भाई सबको आई का स्ट्रक्चर? कोई डाउट पूछिए. आई के स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का कोई डाउट हो बताइए. सर लास्ट लाइन क्या बोली आपने? विट्रस ह्यूमर इज ऑलवेज, विट्रस ह्यूमर इज नेवर चेंज. ये मैंने बोला, इट नेवर चेंज. देखिए, अब ये तो हो गया हमारा आई का स्ट्रक्चर. अब हम लोग देखते हैं ईयर की फंक्शनलिटी और ईयर का स्ट्रक्चर, है ना. तो चलो पहले हम लोग देख लेते हैं ईयर का स्ट्रक्चर. दे रखा है क्या? रुको भाई, एक मिनट रुकिए.
चीप ह्यूमन ईयर। देखिए ये रहा हमारा ह्यूमन ईयर, इसमें ये आउटर ईयर पार्ट है, ये ईयर कैनाल हो गया, इसको हम लोग पिन्ना बोलते हैं, तो ये एक्सटर्नल ईयर होता है एक्चुअली। अब आप देखेंगे ये वाला मिडिल ईयर होता है, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग यूस्टेकियन ट्यूब, ये वाला पार्ट, ये वाला, इसको हम यूस्टेकियन ट्यूब बोलते हैं, है ना, और इसको हम लोग मैटस कहते हैं, ये वाला जो बीच वाला जो पाइप है इसको हम लोग मैटस कहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 हड्डियां पाई जाती हैं, है ना, भैया क्लियर नहीं है ये, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, ये एक मेम्ब्रेन है, इसको हम टिम्पैनम कहते हैं और इसको हम ईयर ड्रम कहते हैं, यही है कान का पर्दा जिसको आप बोलते हो। यहाँ पर आप देखेंगे छोटी छोटी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिसको हम सेरुमन ग्लैंड्स बोलते हैं। सेरुमन ग्लैंड क्या करती हैं कि जो वैक्स एक्सक्रीशन होता है वो करती हैं सेरुमन ग्लैंड। तो सेरुमन ग्लैंड क्या करती हैं, जो हमारे कान में गंदगी होती है, सेरुमन जो बैड फैट होता है उसको सिक्रीट करने का काम करती है। ये सेरुमन सिक्रीट होता है और क्या होता है, उसका काम क्या होता है, एक तो वो हमारे ईयर को मॉइस्ट करके रखता है, दूसरा अगर किसी भी तरह का बैक्टीरिया, फंगस, कोई बाहर से गंदगी है उसको चिपका लेता है और कान के अंदर तक नहीं आने देता, जिससे कि किसी भी तरह की ये ना होने पाए, इन्फेक्शन ना होने पाए, ये काम करता है। ठीक है, तो कंप्लीटली इन्हीं ग्लैंड से सिक्रीट होता है। इनके नीचे फैट मसल्स पाई जाती हैं जो कि एडिपोज टिश्यू पाया जाता है जो कि इसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अब आप देखेंगे ये वाला मिडिल ईयर है, ये वाला पार्ट मिडिल ईयर है जिसमें 3 हड्डियां पाई जाती हैं। तो ये देखिए मैलस जो हैमर शेप है, इंकस, माइलस, इंकस और स्टेप्स जो सबसे छोटी हड्डी होती है, ये 3 हड्डियां पाई जाती हैं। तो माइलस, इंकस और स्टेप्स में इसको और डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद आ जाते हैं ये जो कोक्लिया वाला ये वाला पार्ट है, ऐसे आपको दिखाई दे रहा है एक तरह से, ये मोलस्का की तरह दिखाई दे रहा है। ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं कोक्लिया, ये वाला पार्ट, ये जो गोल गोल सा है। इसमें यहाँ पर ये जो फूला हुआ आगे ट्यूब की तरह पार्ट है, इसमें देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन ऑफ बैलेंस, ये बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है ना। और इसी में ये जो इनको एम्पुल ट्यूब जहाँ पे जुड़ती है इनको एम्पुल कहते हैं। ये पार्ट में और डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से ये देखो नर्व निकलती है, नर्व टू सेंट्रल ऑडिटरी सिस्टम टू द ब्रेन एंड ब्रेन, तो ये जाकर के सीधे ब्रेन में चली जाती है और जो भी हमने लिया हुआ है इंफॉर्मेशन उसको ये ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। साथ में यहाँ पे यूस्टेकियन ट्यूब है, ये जाकर के जुड़ती है हमारे मुंह वाले पार्ट में, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि यहाँ पे कान के पर्दे पे अंदर और बाहर से प्रेशर को मेंटेन करना, ये इसका काम होता है, और एक्स्ट्रा जो साउंड होती है उसको रिलीज करना यहाँ से ले जाकर। क्लियर है ईयर का स्ट्रक्चर? अब देखो मैं इंटरनल ईयर एक बार आपको और थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेते आइएगा जिसका आपको, जो आपको लगे कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखो ये हमारे कान में कान की हड्डियां वगैरह है ना। इसमें हमने ये देखा कि ये वाला जो पार्ट था ये आपका था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कान का पर्दा है जिसको आप ईयर ड्रम कहते हैं, है ना। इसमें इम्पल्सेस जाते हैं। इसके बाद ये ऑसिलेटर कौन है, आयरस, इंकस और स्टेपीज, है ना। तो हमने ये देखा कि ये तीनों हड्डियां हैं, ये तीनों हड्डियां कौन कौन सी हैं, एक तो आपकी ये हो गई दिस वन, है ना। दूसरी हड्डी इसके पीछे आपकी ये वाली हो गई, बुल वाली यहां तक गई है। और तीसरी हड्डी जो है वो आप देखेंगे कि ये वाली है, ये 3 हो गई, है ना। तो होता क्या है कि पहले वाली ने ये यहाँ पे वेव गई, इसने इसको धक्का दिया, इसने इस हड्डी को दिया, इसने इस हड्डी को दिया और यहाँ तक पहुंच गई। ये जो आपको कोक्लिया दिखाई दे रहा है इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है ना।
तो कोक्लिया जो है इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है, वो लिक्विड वाइब्रेट करता है जिससे सेंसेशन क्रिएट होता है और इसी से साउंड ट्रेवल करता है। तो इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है ना, हीमोलिम्फ टाइप का भरा होता है। तो इसके अंदर एक लिम्फेटिक लिक्विड भरा होता है और उसी लिक्विड के वाइब्रेट करने की वजह से, है ना, अंदर की तरफ सेंसेस जो होते हैं वो जनरेट होते हैं। और ये जो आगे वाला पार्ट है, ये 3 आपको जो दिखाई दे रही हैं, ये 3 पाइप हैं, है ना? तो जिनको हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स बोलते हैं। इनके अंदर भी लिक्विड भरा होता है और इनके अंदर हेयर्स पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं, इनका ये फंक्शन होता है। ठीक है? क्लियर? तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल और ये लेटरल सेमी सर्कुलर, तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती है इंटरनल ईयर में और ये वाला पार्ट कोक्लिया पाया जाता है। कोक्लिया के अंदर कुछ सेंसरी हेयर्स पाए जाते हैं जो कि साउंड को सेंस करते हैं और सेंस करके हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करते हैं। क्लियर है भाई? ये वाला पार्ट समझ में आ गया, मिडिल और इंटरनल ईयर? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ग्रेट। अब देखो, अब मैंने एक डायग्राम बना रखा है, मैं आपको वो डायग्राम बताता हूँ। ये मैकेनिकल डायग्राम है, इससे आपके क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएंगे। इसको याद रखना, ये मेनली मैंने बनाया ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए ही है। ठीक है, देखो अभी इसमें क्या है कि किसी भी तरह की साउंड वेव आती है, साउंड वेव आई, ये देखो वो जो हमने डायग्राम पढ़ा वो एक्चुअल डायग्राम है, ये स्कीमेटिक डायग्राम है, ये पूरे प्रोसेस फ्लो को आपके एक्सप्लेन कर देगा। देखो, साउंड वेव आई, साउंड वेव पहले मैलस पे टकराई, तो साउंड वेव में टिम्पैनम मेम्ब्रेन है, तो टिम्पैनम मेम्ब्रेन आपकी वाइब्रेट करेगी। टिम्पैनम जब वाइब्रेट करेगी तो साउंड वेव को टिम्पैनम ट्रांसफर करेगी मैलस में, मैलस धक्का देगा। अच्छा, ए वाली पार्ट को हम टिम्पैनिक कैविटी बोलते हैं। देखिए, मैलस इंकस को देगी, इंकस ये आपकी स्टेपीज को देगी। स्टेपीज के अंदर आप देखेंगे ये एक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम फेनेस्ट्रा ओवियलिस कहते हैं। फेनेस्ट्रा ओवियलिस के अंदर अब आप देखेंगे ये ट्यूब वाली जो स्ट्रक्चर है, इस फेनेस्ट्रा ओवियलिस से ये मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है, इसने ट्रांसफर किया इस ट्यूब के अंदर। ये ट्यूब क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं स्काला वेस्ट्यूबली। स्काला वेस्ट्यूबली की जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन पे वाइब्रेशन जाता है। आप देखो यहां पर जो एक्स्ट्रा वाइब्रेशन है वो तो यहां पे देखिए यहां से जाकर के निकल गया, ठीक है, यूस्टेकियन ट्यूब से कुछ एक्स्ट्रा निकल गया। अब देखो क्या है, ये जब मेम्ब्रेन को झटका लगेगा तो यहां पे आप देखेंगे जिस स्काला वेस्ट्यूबली में नीचे की तरफ जो मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग रेजोनेंस मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जब साउंड वेव स्काला वेस्ट्यूबली में पहुंचती है तो रेजोनर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है। रेजोनर मेम्ब्रेन से वाइब्रेट करने की वजह से इसके अंदर आप देखेंगे एक और दूसरा वाला लिक्विड भरा हुआ है इस मेम्ब्रेन ये वाले स्ट्रक्चर के अंदर, इसको हम स्काला मीडिया कहते हैं। स्काला मीडिया का जो लिक्विड है वाइब्रेट करेगा, उसके अंदर मौजूद होते हैं ऑर्गन ऑफ कार्टाई, ये एक सेंसरी हेयर है। तो आपने देखा कि जो रेजोनर मेम्ब्रेन के वाइब्रेट करने से जो वाइब्रेशन था उसको फाइनली रिसीव किया सेंसरी हेयर ने, जिनको कि हमने ऑर्गन ऑफ कार्टाई बोला। ऑर्गन ऑफ कार्टाई से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है नर्व, और ये नर्व ले जाकर के इंपल्स को ब्रेन तक ले जाती है। ठीक है, नीचे वाली जो मेम्ब्रेन है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्काला टिम्पैनी। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है दिस पार्ट इज ऑफ कोक्लिया। क्लियर है? तो कोक्लिया के अंदर जो चैम्बर्स बने हुए हैं, स्काला वेस्ट्यूबली, स्काला मीडिया और स्काला टेम्पनी, 3 चैम्बर बने हुए हैं। ठीक है, स्काला वेस्ट्यूबली के में ही क्या है, रेजोनेंस मेम्ब्रेन है जो कि वाइब्रेट करती है। स्काला मीडिया जहां पर है, यहां पर ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पाए जाते हैं जिनमें सेंसरी हेयर मौजूद है। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरी वाली मेम्ब्रेन है, ये पीछे से घूम करके जहां से वाइब्रेशन आ रहा है, इसको स्काला टेम्पनी कहते हैं। क्लियर है कैसे कैसे क्या? कोई डाउट बताओ। बस यही पूरी टफ चीज है इसमें समझने लायक, बाकी इस पूरे चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको ना समझ में आए। एक बार फिर से देख लीजिए, कहीं पे आपको डाउट पूछिए।
देख करके बताइए, आया नहीं आया? हो गया भाई? अगर समझ में आ गया हो तो मैसेज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं आया हो तो बताइए। ठीक है, आ गया, ग्रेट। चलिए, तो ये था हमारा न्यूरल सिस्टम। इट वाज ऑल अबाउट द न्यूरल सिस्टम। मैकेनिज्म ऑफ जो ये ईयर है, इसको आप याद रखिएगा, है ना। और नेक्स्ट क्या है? हाँ, नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लास्ट चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसको हम बोलते हैं, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम कुल मिलाकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब हमारी जो हार्मोनल ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन सिस्टम। चलिए, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। तो देखो, सबसे पहले बात तो वो ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में देखिए, वो ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं और हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, तो उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की खास बात क्या होती है कि वो हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देती हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं पाई जाती है, ठीक है। एंडोक्राइन, तो एंडोक्राइन में ऐसी कोई पाइप नहीं पाई जाती, जैसे कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा हुआ था कि लिवर में लिवर बाइल डक्ट पाई जाती है जो डायरेक्टली जाकर के बाइल को रिलीज करती है, कहां पे? हमारे इंटेस्टाइन में। इसी तरह से देखिए, लिवर यहाँ पे एक एज ए लिवर एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, और पैंक्रियाज के साथ भी सेम है। वैसे ही पैंक्रियाज में पैंक्रेटिक डक्ट पाई जाती है जो कि डायरेक्टली रिलीज करती है जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सभी ग्लैंड्स में छोटी छोटी पाइप या डक्ट पाई जाती है, लेकिन यहां पे किसी भी तरह की पाइप नहीं पाई जाती। एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली अपने मतलब सीक्रेशन को, जिसको कि हार्मोन बोलते हैं, उनको ब्लड में रिलीज कर देते हैं। तो इसीलिए एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं उनको हम आप क्या कहते हैं? वी कॉल देम डक्टलेस ग्लैंड।
द ग्लैंड विदाउट डक्ट, है ना, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। आप देखिए इसमें आप देखेंगे कि ये आपकी हाइपोथैलेमस, सबसे पहले आप देखेंगे सबसे ऊपर जो है आपको, वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड ये हमारे ब्रेन में पाई जाती है, और हाइपोथैलेमस हमने पढ़ा हुआ था ब्रेन वाले पार्ट में। हाइपोथैलेमस क्या होती है, ये कुछ हार्मोन्स को रिलीज, जैसे सोमेटोस्टेटिन, वैसोप्रेसिन, है ना, डोपामाइन, ये हार्मोन्स को हमारी, और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, है ना, ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक। तो इस तरह से हार्मोन्स को हाइपोथैलेमस ग्लैंड रिलीज करती है। उसके बाद आप देखेंगे हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक्चुअली क्या है, ये सेक्रेटरी है। किसकी सेक्रेटरी है? पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रेटरी मानी जाती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक्चुअली करती क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को बताती है कि आपको किस हार्मोन को सीक्रेशन के लिए ऑर्डर देना है, और किसको अपना सीक्रेशन, किस ग्लैंड को यह ऑर्डर देना है कि अपना सीक्रेशन आप बंद कर लो, ठीक है। इसीलिए हाइपोथैलेमस ग्लैंड को कहा जाता है कि ये इट इज सेक्रेटरी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड काम तो खुद करती है, लेकिन हाइपोथैलेमस के सजेशन पे काम करती है, खुद से डायरेक्टली कोई भी ऑर्डर नहीं लेती। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम सभी बाकी की जितनी सारी ग्लैंड्स होती हैं उनको कंट्रोल करने का होता है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। यू कॉल इट मास्टर ग्लैंड, है ना। तो देखिए यहां पर क्या है, जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, एसीटीएच, है ना, सिक्रीट करती है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करती है, ठीक है ना, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, ये सब रिलीज करने का काम करती है। ये डायग्राम इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें एटलीस्ट शॉर्ट में दिया गया है कि कौन ग्लैंड क्या क्या सीक्रेट करती है। फंक्शन तो हम लोग अभी डिटेल पढ़ेंगे। यहां पर हमारे नेक के पास देखो, ये भी पूछा था लोकेशन कहां पे होती है। हमारे नेक के पास ग्लैंड पाई जाती है, उसको थायराइड और पैराथायराइड। थायराइड ग्लैंड जो होती है ना, इस थायराइड ग्लैंड में देखो, थायराइड ग्लैंड इस तरह की बटरफ्लाई की तरह स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो हो गई भाई साहब थायराइड ग्लैंड। और इसी थायराइड ग्लैंड में अंदर की तरफ यहां पर बटन की तरफ 4 ये बटन जैसे होती हैं, इनको हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो दोनों एक साथ ग्लैंड पाई जाती हैं। तो थायराइड और पैराथायराइड दोनों हमारी नेक में पड़ती है। थाइमस ग्लैंड जो होती है, दोनों को लोकेशन पूछी जा चुकी है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, थायराइड के भी थाइमस के भी। थाइमस जो होती है ये थोड़ा सा नेक के नीचे पाई जाती है, और थाइमोपोइटिन रिलीज करती है। उसके बाद आप देखेंगे लिवर। तो लिवर एक हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, तो ये दोनों की तरह काम करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी, एंडोक्राइन ग्लैंड भी। एक्सोक्राइन ग्लैंड इसलिए क्योंकि ये क्या रिलीज करती है, ये डाइजेशन में हेल्प करती है, बाइल रिलीज करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्योंकि ये हार्मोन्स भी रिलीज करती है। आप स्टमक से भी हमने पढ़ा हुआ था कि गैस्ट्रिन रिलीज होता है ना, तो गैस्ट्रिन एक तरह का हार्मोन है। पैंक्रियाज आ जाते हैं, पैंक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है ना, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन रिलीज होता है, ठीक है। पैंक्रियाज भी दोनों ही तरह की गए, तो एक तो लीवर हो गई जो हमारी एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों है, दूसरी पैंक्रियाज हो गई जो कि हमारी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों है, तीसरा हमारा स्टमक भी हो गया जो दोनों की तरह काम करता है, एक्सो और एंडो भी, ठीक है। अब आ जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर पाई जाती है ना, और ये एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, एड्रेनोकॉर्टिकोइड से सब हार्मोन सीक्रेट करती है। किडनी भी खुद में एक तरह से ग्लैंड है, और ये जैसे रेनिन, इरिथ्रोपोइटिन, ये सब रिलीज करने का काम करती है। फिर आ जाते हैं ओवरी, है ना, ओवरी। ओवरी भी दोनों तरह की ग्लैंड है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। रीजन ये है कि हार्मोन भी रिलीज करती है और एग को भी रिलीज करती है, इसीलिए दोनों ग्लैंड कहा जाता है। टेस्टिस, टेस्टिस भी दोनों ग्लैंड है, एक्सो और एंडो, क्योंकि ये स्पर्म भी रिलीज करती है और वो भी करती है। यहां पर फिर यूट्रस, यूट्रस में भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इतनी तरह की ग्लैंड्स हमारी बॉडी में पाई जाती है, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की तरफ चलते हैं और एक एक ग्लैंड करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हो गया?
देखिए अब स्टार्ट करते हैं, एक एक करके ग्लैंड को लेते हैं, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, ये बात तो आपको पता है। कुछ फैक्चुअल बात लिख लेते हैं। सो होलोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, बताओ भाई, होलोक्राइन क्या होती है? होलोक्राइन ग्लैंड्स, व्हाट आर द होलोक्राइन ग्लैंड्स? बोथ एक्सो एंड एंडो, नोट करो। द ग्लैंड्स which secrete only hormone are called holocrine gland. The gland which release only hormone are called holocrine gland. ठीक है। दूसरी होती है हमारी हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? द ग्लैंड्स which secrete both hormone and plus enzyme, which the glands which secrete hormone, enzyme और other function, मतलब कि ऐसी ग्लैंड जो कि हार्मोन तो सीक्रेट करे, उसके अलावा भी कोई भी उनका काम हो, तो हम उसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट हार्मोन was discovered by William M. Bellows. William M. Bellows and Ernest H. Starling, इनका नाम आपने सुना होगा। William M. Bellows and Ernest H. Starling in 1903 and the term hormone was introduced by Starling. Sir, And the term hormone was introduced by Starling. Next. sir, हेलो जी। इसका लिंक मेरे पास शेयर कर दीजिएगा सर। आपका आवाज कट रहा, मेरा शायद नेटवर्क कनेक्शन ये हुआ है। लिंक मतलब जाने लिंक किस चीज का? ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ना मेरे पास। नहीं नहीं, वो एक्चुअली मैं नहीं करता हूँ, जी। वो निष्कर्ष जी ही कर सकते हैं। पूरा जो एडमिन कमांड होता है उनके पास होता है, ही इज ऑर्गेनाइजर, है ना। सो मैं तो मतलब ओके, आपकी तरह ज्वाइन करता, हाँ, वो एडमिन कमांड पूरा उनके पास, सिस्टम कमांड पूरा उनके पास है। आप उनको एक बार बोलेंगे, वो आपको लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो देखिए आप नेक्स्ट नोट करेंगे। हॉर्मोन्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड। हॉर्मोन्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड। इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हो सकते हैं हार्मोन, व्हाट कैन बी हार्मोन, मतलब हार्मोन्स का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या हो सकता है। सो हार्मोन्स हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, दे मे बी amino acid derivative, they may be amino acid derivative, peptide derivative,
एमिनो एसिड डेरिवेटिव, पेप्टाइड डेरिवेटिव, पॉलीपेप्टाइड, एमिनो एसिड डेरिवेटिव, पेप्टाइड डेरिवेटिव, पॉलीपेप्टाइड, स्टेरॉइड्स, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, the hormones which are released in active form, the hormones which are released in inactive form are called prohormone, है ना, जैसे हमने पढ़ा था, है ना, जिसे पढ़ते हैं हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया जब मैं एंजाइम पढ़ा रहा था कि प्रोरेनिन मतलब इनएक्टिव फॉर्म, सो इसी तरह से हम इनको प्रो हार्मोन बोलेंगे। The hormones which are released in inactive form are prohormones, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, they may act slowly or quickly, next they accelerate or retardate, specific reaction, next hormone controlled reactions are not reversible, hormone controlled reactions are not reversible, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में कल से मतलब हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक एक ग्लैंड करके लेना स्टार्ट करेंगे, है ना, और एक एक ग्लैंड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको एनिमल फिजियोलॉजी में काफी क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे और वो कंफ्यूजिंग नहीं होंगे, इसलिए थोड़ा सा हमको डिटेल में जाना पड़ेगा, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और आपको भी थोड़ी यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, इस चैप्टर में मेहनत करनी पड़ेगी, एंड दिस विल बी द लास्ट चैप्टर ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी इनफैक्ट, है ना, और उसके बाद फिर प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे इसके बाद, है ना। किसी को डाउट हो अभी तक जो हमने पढ़ा बताइए, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इस चैप्टर को करने में, थोड़ा हमें टाइम देना होगा, बताए भाई, किसी को कोई डाउट जो हमने अभी तक पढ़ा? कोई डाउट नहीं, ठीक है, चलो तो मिलते हैं कल। तो आयशा, यू विल कंटिन्यू विद दिस क्लास? यस सर। ठीक है, सो बाकी टाइमिंग तो पता ही हो गई होंगी ना आपको? सर डेज नहीं मालूम। डेज मतलब कंटिन्यूअस, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ओके। ठीक है, तो मंडे से थर्सडे तक कंटिन्यूअस सेम टाइम, ठीक है? ओके सर। 9:30 सॉरी 8:30। ओके सर। चलिए।